13 जुलाई शनिवार को फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ जब वो यूएसए के पेंसिल्वेनिया स्टेट में अपकमिंग इलेक्शंस के लिए अपनी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से रैली कर रहे थे। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स नाम के एक 20 साल के गनमैन ने लगभग 100 यार्ड से भी ज्यादा दूर एक रूफटॉप से स्टेज की ओर मल्टीपल शॉट्स फायर किए। इनमें से एक गोली ट्रंप के राइट ईयर को छू गई और उसको लहूलुहान कर गई, लेकिन उनकी जान बच गई। सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स ने तुरंत काउंटर असॉल्ट किए, जिसमें गनमैन ऑन द स्पॉट मारा गया, लेकिन उसके सेमी ऑटोमेटिक राइफल से निकली गोली से एक स्पेक्टेटर की मौत हो गई। एफबीआई का इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पर है, इसीलिए अटैक का मोटिव और दूसरे क्रूशियल डिटेल्स डिस्क्लोज होने बाकी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी के ऊपर हुआ ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कई पुराने घटनाओं की यादें ताजा कर देती है। अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनले, जॉन एफ कैनेडी, ये सारे फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं जिनको पब्लिकली असैसिनेट किया गया था। थियोडोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमन, जेराल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रेगन, ये भी फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं जिन पर किए गए असैसिनेशन अटेम्प्ट्स फेल हो गए थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो यूएसए में नॉन वायलेंस और सिविल राइट्स मूवमेंट्स के प्रोमिनेंट और कैरिज्मेटिक लीडर थे, 1968 में उनको भी असैसिनेट किया गया था। इतने सारे अटैक्स के बाद भी टिल डेट अमेरिका में गन वायलेंस एक कॉमन इवेंट बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। आप देख रहे हैं रूट सीकर। एक्सेस गन ओनरशिप, ओपन गन लॉज और परमिटलेस फायर आर्म्स कल्चर्स की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में गन वायलेंस का रेट बहुत ज्यादा हाई है। अगर डेवलप्ड नेशंस की लिस्ट देखें तो यूएसए में हुए मास शूटिंग्स स्टैंड आउट करती है। इस देश में गन्स की संख्या इसके पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। गिने चुने कुछ स्टेट्स को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स में गन्स को ओपन कैरी करने की इजाजत है, और अगर कहीं ओपनली अलाउड नहीं है तो कंसील्ड कैरी यानी छुपा के कैरी करने की लीगल राइट्स है। कुछ स्टेट के लॉज तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में भी गन्स कैरी करने की इजाजत देती है। इसे ऑफिशियली कैंपस कैरी भी कहते हैं। लेकिन शूटिंग के मामले में यूएसए का सबसे इनफेमस रेपुटेशन है स्कूल्स का। कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स में न जाने कितने बच्चे ऐसे अटैक्स के विक्टिम बने हैं। जिन स्टेट्स में फायर आर्म्स की ओनरशिप हाई है, गन रिलेटेड होमिसाइड्स भी इन स्टेट्स में सिग्निफिकेंटली हायर है। यानी यहाँ पर गन अवेलेबिलिटी और वायलेंट क्राइम का डायरेक्ट इक्वेशन देखा जाता है। यूएसए में कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो गन ओनरशिप लॉज को लंबे समय से सपोर्ट करते आ रहे हैं, और ये ग्रुप्स पॉलिटिकली काफी इन्फ्लुएंशियल है। इनको लूजली गन लॉबी कहा जाता है। स्टेट और फेडरल पॉलिसी पर इन्फ्लुएंस जताने के लिए ये यूजुअली उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं जो गन कंट्रोल मेजर्स का विरोध करने का वादा करते हैं। इनके कैंपेन्स में लेजिस्लेटर्स को डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस, इलेक्टेड ऑफिशियल्स को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करना और फायर आर्म्स इश्यूज पर पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करना शामिल है। ऐसे लॉबिंग अक्सर यूएस इलेक्शन फाइनेंसेस लॉज को नेविगेट करने के लिए केयरफुली प्लान किए जाते हैं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही एक पॉलिटिशियन है। उन्होंने खुद इस साल के यूएस इलेक्शन कैंपेन्स में ये प्रॉमिस किया है कि अगर वो फिर से एज प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं तो एग्जिस्टिंग गन लॉज को बदल देंगे। ये प्रॉमिस उन्होंने अमेरिका के नेशनल राइफल एसोसिएशन यानी NRA के मेंबर्स के सामने किया था, जो एक मेजर एंटी गन कंट्रोल लॉबी है। इनके क्लोज टाइज हैं यूएसए के $multi-billion फायर आर्म्स इंडस्ट्री के साथ। लेकिन आयरॉनिकली गन्स के सपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप पर ही पेंसिल्वेनिया के रैली में गन शॉट फायर किया गया है। वो बच तो गए हैं, लेकिन इस घटना ने गन कंट्रोल्स की जरूरत को और भी स्पष्ट कर दिया है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर ये देश इतनी बार गन वायलेंस के रिजल्ट्स देख चुका है तो यहाँ लॉज को स्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया जाता? इसका आंसर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में मिल जाएगा। जितने भी टर्म्स हमने जाने, जैसे कि ओपन कैरी, कंसील्ड कैरी या कैंपस कैरी, ये सब एक साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कैरी के अंडर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ईयर 1789 से ऑपरेशनल है और दुनिया का लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग रिटन सरकारी घोषणा पत्र है। ईयर 1791 में इसका सेकंड अमेंडमेंट यानी दूसरी बार संशोधन हुआ था, जिसमें ये लिखा गया था कि एक फ्री स्टेट के सिक्योरिटी के लिए एक वेल रेगुलेटेड मिलिशिया की जरूरत है। लोगों के आर्म्स ओनरशिप और कैरी करने के अधिकार को रद्द नहीं किया जाएगा। मिलिशिया का मतलब है इमरजेंसी के समय बनाई गई एक ऐसी आर्मी जो रेगुलर मिलिट्री फोर्सेस के बदले सिविलियन पॉपुलेशन से बनी है। ये लॉ पार्शियली इन्फ्लुएंस्ड है इंग्लिश बिल ऑफ
राइट्स 1689 से, और कई लोगों का ये मानना है कि सेल्फ डिफेंस के चलते इस लॉ का रहना बहुत जरूरी है। Any moves by the president to tighten the rules will be fiercely resisted. It's only going to make crime worse in this country. In America, guns are seen as symbols of freedom and liberty. इस अमेंडमेंट को लेकर पूरी कंट्री दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक साइड है प्रो गन्स यानी गन राइट्स के पक्ष में, और दूसरी साइड है गन कंट्रोल के फेवर में। ये डिवाइड पॉलिटिकल लिनियज की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यूएस पॉलिटिक्स में 2 पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन्स के पब्लिक स्टेटमेंट्स, लेजिस्लेटिव एक्शंस और वोटर ओपिनियन में आर्ग्यूएबली प्रो गन अप्रोच देखा जाता है। रिसेंट प्री 2024 इलेक्शन सर्वेज में रिपब्लिकन सपोर्टर्स का ओपिनियन ये रहा है कि गन इंक्रीजेस सेफ्टी, लेकिन कुछ रिपब्लिकन्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ओवर द टाइम गन कंट्रोल्स को सपोर्ट किए हैं, जैसे फिल स्कॉट, मार्क कर्क, पैट टूमी और भी कई सारे। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स जैसे करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस, दोनों ही लाइसेंस्ड गन ओनर्स हैं, लेकिन फेडरल लेजिस्लेशन के मामले में वो हमेशा गन कंट्रोल के पक्ष में रहे हैं। कई डेमोक्रेट्स ऐसे हैं जो गन राइट्स के पक्ष में भी रहे हैं, हेदी हेथकम्प, जॉन बेल एडवर्ड्स, कॉलिन पीटरसन एंड सो ऑन। ऐसे डाइवर्स ओपिनियन के पीछे कई मेजर फैक्टर्स हैं। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, अगर रूरल या कंजर्वेटिव लीनिएज एरियाज को बिलोंग करते हैं तो उनमें प्रो गन अप्रोच देखा जाता है, क्योंकि इन एरियाज में गन ओनरशिप एक कल्चरल नॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल टेक्सास, एरिजोना, अलास्का, मोंटाना, केंटकी और भी कई सारे स्टेट्स। सेवरल कोर्ट केसेस चले हैं सेकेंड अमेंडमेंट के ट्रू मीनिंग को लेकर, और इन केसेस का वर्डिक्ट एक दूसरे से काफी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें ना ही आर्म्स के टाइप्स को डिफाइन किए गए हैं और ना ही स्पेसिफाई किया गया है कि एक वेल रेगुलेटेड मिलिशिया का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, और इसी वजह से अलग अलग स्टेट के लॉज एक दूसरे से डिफर करते हैं। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये एक बीते हुए समय का कानून है, जब इस कंट्री के कई क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड फोर्स नहीं थी, इसीलिए सिक्योरिटी और सेल्फ डिफेंस के लिए मिलिशिया की जरूरत होती थी। आपने द वाइल्ड वेस्ट के बारे में शायद सुना होगा। मिड 19th सेंचुरी में जब यूरोप से लोग आकर अमेरिका में बसने लगे थे, तब नेटिव अमेरिकन्स और इनके बीच अक्सर वायलेंट फाइट्स आउटब्रेक होते थे। ये एक एक्सट्रीम लॉलेस सिचुएशन था, काफी एट्रोसिटीज हुए यहाँ पर। कांस्टेंट हिस्टोरिक ऑपरेशन के चलते नेटिव अमेरिकन्स का वजूद आज बहुत ही लिमिटेड हो चुका है। 120 साल बाद भी इस लॉ को बदला नहीं गया। टेम्पोररी रेगुलेशंस जरूर हुए हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने स्टेट्स में। डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद स्टेबल तो हैं, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में उनका प्रो गन स्टैंड अटूट रहता है या उसमें भी बदलाव आता है। आपके ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल रूट सीकर को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए।